कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी लंबा समय हो गया और काफ़ी लंबे समय से क्या है, हमारे इस चैनल पर राजनीति विज्ञान की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत हम सरकार के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान रहे हैं। और अभी तक सरकार के हमारे इस चैनल पर कई सारे लेक्चर हो चुके हैं। तो देखिए, आज का ये जो लेक्चर है ना, ये सरकार का अंतिम लेक्चर है। और सरकार के अंतर्गत हम सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। उसका भी क्या है, ये आज अंतिम भाग है। अभी इससे पहले क्या है, हमने न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित तीन महत्वपूर्ण लेक्चर देखे। पहले लेक्चर में हमने सर्वोच्च न्यायालय का गठन देखा, ठीक है, उसके न्यायाधीशों की योग्यता, कार्यकाल देखा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे। दूसरे लेक्चर में हमने सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बात करी। और तीसरे लेक्चर में हमने सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्श दर्शक क्षेत्राधिकार व अन्य क्षेत्राधिकार के बारे में क्या है, बात करी। तो वो सारे लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हो, या फिर मैं उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आज के लेक्चर की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर के अंतर्गत जैसा कि यहाँ पर न्यायपालिका लिखा हुआ है, बट ये नहीं लिखा हुआ है कि पढ़ने क्या वाले हैं, तो मैं लिख देता हूँ। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम, उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है वो हमारा हाईकोर्ट के ऊपर आधारित होने वाला है। और उच्च न्यायालय से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो देखिए आपके सामने कुछ बिंदुओं के तौर पर क्या है, यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे कि पहला बिंदु आता है परिभाषा, फिर प्रावधान, फिर गठन, फिर संशोधन, फिर भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किस प्रकार, कैसे, कब की गई, वर्तमान में उच्च न्यायालय की क्या स्थिति है, संख्या निर्धारण, नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, योग्यताएं, प्रतिबंध और न्यायालय के मुख्यालय व न्याय क्षेत्र। तो इतने सारे बिंदुओं के अंतर्गत क्या है, हम उच्च न्यायालय से संबंधित जानकारी को हासिल करेंगे। तो चलिए बात करते हैं और सर्वप्रथम पहले बिंदु की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि है आपका परिभाषा। तो उच्च न्यायालय की क्या परिभाषा होती है। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी राज्य की सबसे वरिष्ठ अदालत, ठीक है, किसी भी राज्य की सबसे वरिष्ठ अदालत या सबसे बड़ी अदालत जो कि उस राज्य में सबसे ऊंचा दर्जा रखती हो, को हम उच्च न्यायालय कहकर संबोधित करेंगे। फिर उच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ पर है, तो उच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में है। ठीक है, इसमें भाग 6 में। और अगर अध्याय की बात करें तो किस अध्याय में, अध्याय 5 में है। ठीक है, और अध्याय 5 के अलावा अगर हम बात करें कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय की परिभाषा दीजिए, तो क्या कहोगे, उच्च न्यायालय किसी भी राज्य की सबसे वरिष्ठ अदालत होती है जो कि उस राज्य में सबसे ऊंचा दर्जा रखती है। फिर उच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में है, अध्याय 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला बिंदु अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु के बारे में। दूसरा बिंदु जो है वो है हमारा प्रावधान। तो उच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ पर दिया गया है, तो उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 में दिया गया है। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 में दिया गया है। और क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा जिसकी, देखिए, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा जिसका कार्य उस राज्य की समस्त न्यायिक व्यवस्था की देखरेख करना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 214 में है। इसके बाद हम बात करते हैं गठन, तीसरा बिंदु। तो उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों का वर्णन जो है
वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में है। अब देखिए, परिभाषा हो गई, प्रावधान हो गया, गठन हो गया। अब बात करते हैं हम संशोधन के बारे में। तो ये संशोधन क्या चीज़ है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में है, जिसके तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा जिसका कार्य उस राज्य की समस्त न्यायिक व्यवस्था की देखरेख करना होगा। तो देखिए, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था थी ये उसी समय कायम थी जिस समय संविधान का निर्माण हुआ। आगे चलकर क्या है, इस व्यवस्था में बहुत ही जल्दी क्या है, बदलाव ला दिया गया। कब लाया गया? 1956 में लाया गया। कब लाया गया? 1956 में लाया गया। और किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। 7वां संविधान संशोधन, जिसके बारे में आप सुनते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक इसी के तहत क्या है, ये प्रावधान लाया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का क्या है, गठन किया जा सकता है। और ये जो प्रावधान लाया गया, ये लाया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के अंतर्गत। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। तो कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान लाया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। किस वर्ष लाया गया? 1956 में लाया गया। ठीक है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये वाली बात की गई है? तो अनुच्छेद 231 के अंतर्गत ये वाली बात की गई है। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो जो 7वां संविधान संशोधन जो था, इसके द्वारा क्या है, न्यायालयों के एक न्याय क्षेत्र निर्धारित किए गए। कैसे निर्धारित किए गए? देखिए, जब आप इंडिया का नक्शा देखते हो तो इंडिया के नक्शे में क्या है, आपको मध्य प्रदेश राज्य के नीचे क्या है, एक राज्य दिखता है इधर साइड में, जो है आपका क्या, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के इधर ही क्या है, आपको एक केंद्र शासित प्रदेश नजर आता है जो कि है दादरा एवं नागर हवेली। और इसके नीचे ही क्या है, आपको एक छोटा सा राज्य नजर आता है जो कि है गोवा। तो देखिए, बीच में क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई हाई कोर्ट। और मुंबई हाई कोर्ट को क्या है, महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र के साथ साथ दादरा एवं नागर हवेली एवं गोवा की भी क्या है, न्यायिक शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। इसी प्रकार पंजाब राज्य को पंजाब की, चंडीगढ़ की और हरियाणा की, ठीक है, असम को असम के अलावा नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्याय क्षेत्र कहते हैं, जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किए गए थे। ठीक है, आगे जाकर क्या है, हम इस बिंदु के अंतर्गत क्या है, न्याय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे भी। तो आपको उम्मीद करता हूं कि चौथे नंबर का जो बिंदु है वो भी क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर के बिंदु के बारे में, जो कि कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब, कहाँ, कैसे हुई। तो आपने इससे पहले जब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में ही हो गई थी। यहाँ पर भी देखिए, उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो अंग्रेजों के शासनकाल में ही हो गई थी। तो कब हुई थी? ये हुई थी 1862 में। अच्छा, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो या नहीं देखते हो पता नहीं, लेकिन प्लीज़ अगर कोई बंदा ऐसा हो जो कि वीडियो को देखता हो और इससे पहले उसने पहले की वीडियो देखी हो, तो प्लीज़ एक बार बताइएगा ज़रूर कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाली बात आप लोग बताइएगा। तो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1862 में। और 1862 में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ कहाँ पर की गई? तो पहले नंबर पर की गई कलकत्ता में, ठीक है, फिर की गई मद्रास में, फिर की गई चेन्नई में। ठीक है, वैसे तो क्या है, इन तीनों में क्या है, एक साथ स्थापना की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि इन तीनों में से भी सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी,
तो इन तीनों में से भी सबसे पहले जिसकी स्थापना हुई थी वो था क्या, आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, कौन सा था, कलकत्ता हाई कोर्ट था, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862 को। ये देश में स्थापित होने वाला प्रथम उच्च न्यायालय था। ठीक है, ये क्या था, देश में स्थापित होने वाला प्रथम उच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना सबसे पहले क्या है, देश में हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। फिर मद्रास की बात करें हम तो मद्रास का हुआ 14 अगस्त 1862। ठीक है, वैसे डेट आपको याद नहीं रखनी है, बस यही याद रखना है कि सबसे पहले भारत में किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1 जुलाई 1862 को। अब देखिए दोस्तों, चूंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय को भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया, तो इस उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, पूछा जा सकता है आपसे। तो पहले न्यायाधीश थे सर, रुक जाइएगा 1 मिनट, सर जॉन स्पीक, सर जॉन स्पीक। ठीक है दोस्तों, ये तो हुए क्या, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश, जो कि एक अंग्रेज थे। अब भारतीय न्यायाधीश कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो भारतीय न्यायाधीश जो थे पहले, वो थे आपके न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित। कौन थे, न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित। तो एक छोटे से टॉपिक से ही क्या है, कई प्रकार के ओटी बनकर आपके सामने आते हैं। कभी पूछा जाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप बता देना 1862 में हुई थी। फिर पूछा जाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है उसको घुमाकर पूछा जाता है कि देश में सबसे पहले कौन सा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो देश में सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। फिर पूछा जाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे सर जॉन स्पीक। और फिर पूछा जाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है वर्तमान में उच्च न्यायालय की स्थिति। वर्तमान में हमारे भारत में उच्च न्यायालय की कैसी क्या स्थिति है, चलिए तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारे भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालयों की जो संख्या थी वो थी 21। ठीक है, सर्वप्रथम उच्च न्यायालयों की संख्या क्या थी, 21। और वर्ष 2013 में 3 नए उच्च न्यायालय और स्थापित किए गए। ठीक है, कब किए गए, 2013 में। और कौन कौन से उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई, 2013 में। या 2013 में किन न्यायालयों की स्थापना की गई, तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। और इस प्रकार हमारे देश में उच्च न्यायालयों की संख्या हो गई कितनी, 24। कितनी हो गई, 24। फिर आप सबको पता है कि अभी हाल में ही क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए। अब जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक दूसरे से अलग हो गए, तो तेलंगाना को तो क्या है, हैदराबाद हाईकोर्ट मिल गया, आंध्र प्रदेश में पड़ गया हाईकोर्ट का अकाल। तो इस अकाल को पूरा करने के लिए क्या है, 1 जनवरी 2019 के दिन अमरावती उच्च न्यायालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई, अमरावती उच्च न्यायालय। ठीक है, और ये क्या है, देश का 25वें नंबर का उच्च न्यायालय। तो कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्तमान में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, 25वां उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है। फिर अमरावती उच्च न्यायालय
पूछा जाता है वर्तमान में किस राज्य के लिए अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? आंध्र प्रदेश के लिए 1 जनवरी 2019 के दिन। और इससे पहले किन 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं। आगे आता है हमारा संख्या निर्धारण। ठीक है, आगे हम संख्या निर्धारण के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या चीज है? देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, तो सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा था कि कुल कितने न्यायाधीश हैं वर्तमान में? 34, जिसमें से एक मुख्य होता है और 33 कितने होते हैं? अन्य होते हैं। ठीक है, 33 क्या है? अन्य होते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, उच्च न्यायालय में भी क्या है? न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण का कार्य किया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में तो क्या है? न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है, जबकि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण का जो काम है वो राष्ट्रपति करता है। अच्छा, राष्ट्रपति कैसे करता है? तो राष्ट्रपति ये देखता है कि इस राज्य में जनसंख्या कितनी है और यहाँ पर दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या कितनी है। इसी के आधार पर क्या है, वो उस राज्य में न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण का काम करता है। अब इस दृष्टिकोण से आप देखोगे तो आपको क्या है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में क्या है, सबसे ज्यादा न्यायाधीश नजर आएंगे। तो ये हो गया क्या आपका संख्या निर्धारण। इसके बाद हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति जो है ना, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेता है? सलाह लेता है। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। इसके अलावा संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी क्या है, वो है सलाह लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्या? कार्यकाल। तो सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो होता है क्या? 62 वर्ष। और 62 वर्ष से पहले भी क्या है, वह इस्तीफे के द्वारा क्या है, त्यागपत्र दे सकता है। अच्छा, इस्तीफा देगा तो किसको देगा? तो इस्तीफा देगा वो राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को। और इसके अलावा भी उसको उसकी निर्धारित अवधि से पूर्व अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आरोप में हटाया जा सकता है। ठीक है, अक्षमता या सिद्ध कदाचार। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष होता है। इससे पूर्व भी क्या है, वह राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, या उसको अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आरोप में उसकी निर्धारित अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है। इसके बाद आता है क्या? शपथ। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है, जिसके सामने शपथ ग्रहण करता है, वो होता है कौन? राज्यपाल। यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान देने योग्य एक बात है कि देखिए, संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति कर रहा है, नियुक्त राष्ट्रपति कर रहा है, इस्तीफा राष्ट्रपति ले रहा है, लेकिन शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल दिला रहा है। ये इस प्रकार ही हो गया कि किसी से आपने क्या ली, 1 किलो शक्कर ली, और उस 1 किलो शक्कर में क्या है, उसने 10 ग्राम चावल बना दिए। तो क्या है, आप चावल को पकड़ नहीं पाए, आपने समझा शक्कर ही शक्कर है। इसी तरह क्या है, उसने संख्या निर्धारण के बारे में पूछा, राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति के बारे में पूछा, राष्ट्रपति। इस्तीफा कौन लेगा? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ में राष्ट्रपति मत बोलना, शपथ राज्यपाल दिलाएगा, राष्ट्रपति नहीं दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। आगे आता है हमारा योग्यताएं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या क्या योग्यताएं होती हैं? पहली योग्यता होती है कि उसको क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, संबंधित व्यक्ति को क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर वो कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर काम कर चुका हो। ठीक है, 10 वर्ष तक कम से कम किसी न्यायिक पद पर क्या है, काम कर चुका हो। फिर तीसरी आती है कि उसे 10 वर्ष तक, ठीक है, 10 वर्ष तक वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में क्या है, वकालत का काम कर चुका हो। तो पहली क्या है, पहली योग्यता है कि संबंधित व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।
उसे कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर पदासीन होना चाहिए। और तीसरी योग्यता है कि 10 वर्ष तक वो किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या वकील का काम कर चुका हो, तब क्या है, उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। आगे बात करते हैं, आगे आता है प्रतिबंध। अब ये क्या चीज है, इसको और समझ लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 के अंतर्गत क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर क्या है, एक प्रतिबंध लगाया गया है। क्या प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों? प्रतिबंध ये लगाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर लेता है तो वो व्यक्ति उसी हाई कोर्ट में या उसके अधीनस्थ किसी और कोर्ट में वकालत के पद पर काम नहीं कर सकता। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, वकालत के पद पर जरूर काम कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर काम कर लिया है तो वो व्यक्ति क्या है, उसी उच्च न्यायालय में या उसके अधीनस्थ किसी दूसरे न्यायालय में वकालत के पद पर काम नहीं कर सकता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में वकालत जरूर कर सकता है। इसके बाद देखिए, हम वेतन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि किसको कितना वेतन मिलता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 90,000। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है कितना, 80,000। ठीक है, तो कितने बिंदु निपटा लिए हमने, परिभाषा देख ली, प्रावधान देख लिया, गठन देख लिया, संशोधन देख लिया, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब, कहाँ, कैसे हुई ये देख लिया, वर्तमान में उच्च न्यायालय की क्या स्थिति है ये देखी, संख्या निर्धारण देखा, नियुक्ति देखी, कार्यकाल देखा, शपथ देखी, योग्यताएं देखी, प्रतिबंध देख लिया। अब हम बात करते हैं न्यायालय के मुख्यालय व न्याय क्षेत्र के बारे में। किस न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है और उसका न्याय क्षेत्र कितना विस्तृत है। इससे भी क्या है, कभी कभी एग्जाम में ओटी वाइज क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, दो बातें होती हैं। एक तो क्या है, हम ऐसे उच्च न्यायालयों को नहीं देखेंगे जिनका मुख्यालय उनकी राजधानी में है, जैसे कि बिहार का पटना में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का शिमला में है। हम ऐसे उच्च न्यायालय को देखेंगे जिनका मुख्यालय उनकी राजधानी में नहीं है, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। साथ ही साथ न्याय क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है कि नागालैंड के लिए किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, असम, हरियाणा के लिए पंजाब, ठीक है, गोवा के लिए महाराष्ट्र। इसी को क्या हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम बिंदु की तरफ भी हम क्या है, ध्यान दे लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं न्यायालय के मुख्यालय व उनके न्याय क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर भी क्या है, मैंने इस जानकारी को 3 भागों में विभाजित कर रखा है। सबसे पहले तो हम क्या है, ऐसे न्यायालयों के बारे में बात कर लेंगे जिनका मुख्यालय उनकी राजधानी में नहीं है, ठीक है। फिर हम ऐसे न्यायालयों के बारे में बात करेंगे जो कि अपना एक न्याय क्षेत्र रखते हैं। फिर तीसरे नंबर पर, जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश की शासकीय परीक्षाओं से वंदे भारत का संबंध है, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, इसको अपन सबसे लास्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को भी देखते हैं। तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है वो है इलाहाबाद या प्रयागराज शहर में स्थित है, ठीक है। जबकि इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का कोई भी न्याय क्षेत्र नहीं है। हालांकि एक समय पहले ऐसा था कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का एक न्याय क्षेत्र हुआ करता था और काफ़ी सारे राज्य जो थे वो इसमें शामिल थे, लेकिन आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है और वहाँ पर दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या में भी क्या है, कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में केवल उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय को उत्तर प्रदेश का कार्यभार ही दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, राजधानी इसकी क्या है, लखनऊ। इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर।
लेकिन मुख्यालय कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का बिलासपुर, और इसका भी कोई न्याय क्षेत्र नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय के बारे में। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? कटक में, ठीक है, जबकि राजधानी क्या है? भुवनेश्वर में। अच्छा, कटक के बारे में आपको पता है सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? कटक में हुआ था, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में ही हुआ था, उड़ीसा के कटक में। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया कटक से रिलेटेड। इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में है, जबकि राजधानी जयपुर है। इसके बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में, जबकि राजधानी क्या है? देहरादून है। तो पहले नंबर पर तो देखिए हमने उन उच्च न्यायालयों के बारे में बात करी जिनका मुख्यालय उनकी राजधानी में नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, ठीक है, और उड़ीसा का कटक, राजस्थान का जोधपुर, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे उच्च न्यायालयों के बारे में, सॉरी एक और रहेगा यहाँ पर गुजरात। तो गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद में है, जबकि इसकी राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऐसे उच्च न्यायालयों के बारे में जिनका एक न्याय क्षेत्र है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है असम उच्च न्यायालय। असम उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में है, जबकि असम की राजधानी दिसपुर है। अब हम बात करते हैं असम उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बारे में। तो असम उच्च न्यायालय के पास असम के अलावा नागालैंड, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश की न्यायिक शक्तियां भी हैं, याद रखिएगा। असम उच्च न्यायालय जो है वो असम के अलावा नागालैंड, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश की न्यायिक शक्तियों को भी क्या है? अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। इसके बाद आता है हमारा केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय का मुख्यालय है एर्नाकुलम में, राजधानी क्या है इसकी? तिरुअनंतपुरम, और केरल के पास भी क्या है? लक्षद्वीप की आधिकारिक शक्तियां हैं, ठीक है। तो केरल उच्च न्यायालय जो है वो केरल के अलावा लक्षद्वीप को भी क्या है? अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है, ठीक है। आगे आते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के बारे में। तो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का मुख्यालय है मुंबई में, और ये महाराष्ट्र के अलावा गोवा राज्य एवं दादरा एवं नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की न्यायिक शक्तियों को भी क्या है? अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। इसके बाद आता है चेन्नई। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है। चेन्नई उच्च न्यायालय जो है वो तमिलनाडु के साथ साथ पांडुचेरी केंद्र प्रदेश को भी क्या है? अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। फिर ऊपर है कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो कि कलकत्ता में स्थित है, और कलकत्ता हमारा पश्चिम बंगाल में आता है। तो इसके पास पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी क्या है? न्यायिक शक्तियां हैं। इसके बाद आता है आपका चंडीगढ़ उच्च न्यायालय जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, और चंडीगढ़ पंजाब में स्थित है। और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय जो है वो पंजाब के साथ साथ हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की न्यायिक शक्तियों को भी क्या है? अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। पहला पूछा जाता है कि किस न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में, असम का गुवाहाटी में, गुजरात का गांधीनगर में, केरल का एर्नाकुलम में, उड़ीसा का कटक में, राजस्थान का जोधपुर में, उत्तराखंड का नैनीताल में, महाराष्ट्र का मुंबई में, कलकत्ता का कलकत्ता में, चेन्नई का चेन्नई में, और चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में, ठीक है। और फिर पूछा जाता है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत किस राज्य का न्याय क्षेत्र आता है। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि असम उच्च न्यायालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो असम उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र है उसमें कौन सा राज्य नहीं आता, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन से आते हैं, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन तीन के अलावा कुछ भी वो आपको दे सकता है, ठीक है। अब मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये भी क्या उसी साइड में है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके बाद लक्षद्वीप के लिए किस उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया है, तो केरल उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया है, ठीक है। इसके बाद गोवा एवं केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली की न्यायिक शक्तियों को कौन सा उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है, तो कौन सा रखता है, मुंबई उच्च न्यायालय। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के लिए किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, चेन्नई उच्च न्यायालय। और
पंजाब उच्च न्यायालय जो है ये पंजाब के साथ साथ हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी क्या है अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। ठीक है, तो रिवीजन भी कराया मैंने, अच्छे से बताया भी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से ही संबंधित है और मध्य प्रदेश की शासकीय परीक्षाओं के लिए आपको तैयार करना ही क्या है, वंदे भारत का उद्देश्य है। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी स्पेशल जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 2 जनवरी 1935 के दिन भारत शासन अधिनियम के दौरान। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 2 जनवरी 1935 के दिन हुई थी भारत शासन अधिनियम के दौरान। और शुरुआत में इसका मुख्यालय जो था वो नागपुर में हुआ करता था, लेकिन जब 1956 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए, ठीक है, जब पुनर्गठन हुआ तो इसका मुख्यालय जो है वो जबलपुर में चला गया। ठीक है, तो शुरुआती मुख्यालय कहाँ पर था? नागपुर में, और वर्तमान में कहाँ पर है? जबलपुर में। फिर इसकी 2 शाखाएं भी हैं, जो कि एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। तो ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शाखाएं कहाँ कहाँ पर है? इंदौर और ग्वालियर में है। प्राचीन मुख्यालय नागपुर में, वर्तमान मुख्यालय जबलपुर में। स्थापना 2 जनवरी 1935 के दिन भारत शासन अधिनियम के दौरान। वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान न्यायाधीश हैं श्री रवि मलमठ, जिन्होंने अपना कार्यकाल 14 अक्टूबर 2021 से संभाला है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं श्री रवि मलमठ, जिन्होंने 14 अक्टूबर 2021 से क्या है अपना कार्यभार संभाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये था आपका क्या न्यायपालिका का अंतिम भाग और सरकार का आखिरी लेक्चर। आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के मध्य इस वीडियो को फैला दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमको अपना डिजिटल प्रेम दीजिए, ताकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम सब अगली वीडियो में।